फीचर्स ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड एरिथमेटोसिस। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया था कि ड्रग इंड्यूस्ड और दूसरे में फ़र्क क्या है। ड्रग इंड्यूस्ड वो है जिसमें एंटीहिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, मॉलिक्यूलर मिमिक्री की वजह से। किस तरीके से हाइड्रेलाजीन आ गई, प्रोकेनामाइड, पेनिसिलामिन पहले बता चुका हूँ, एटानोसेप्ट इन्फ्लुएक्सिन भी बना चुका हूँ, आइसोनियाजिड भी बता चुका हूँ, मिनोसाइक्लिन रह गई थी। मिनोसाइक्लिन को अब आप ऐड कर लेंगे, सारे हेप्टन्स के तौर पे प्रेजेंट करते हैं। एंटीहिस्टोन एंटीबॉडीज जो है वो मोर देन 90% जो प्रेजेंट होती है, एंटी न्यूक्लियर जो है वो मोर देन 95% मौजूद होती हैं। तो ये मोस्ट सेंसिटिव है, मोस्ट स्पेसिफिक है। ये वाला एंटीहिस्टोन जो है मोस्ट स्पेसिफिक है। तो होता क्या है कि हाई ड्रग डोज, किसी वजह से आप हाई ड्रग दे बैठे हो, कौन सी इनमें से, इन ड्रग में से कोई, या फिर आप 3 महीने से ज़्यादा दे बैठे हो, या फिर वो पेशेंट वैसे ही स्लो एसिटाइलेटर है। स्लो एसिटाइलेटर का हम कोई टेस्ट नहीं कभी करवाते होते, वो हमें इंसिडेंटल फाइंडिंग में मिलता है, क्योंकि ये 1 in million लोग होते हैं और इसका हम कोई जीनोम का बायो बैंक नहीं बना रखा हुआ, ना हमने ऐसा कुछ कर रखा हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम वही फीवर, मलेज सेम एसएलई वाले हैं, आर्थ्रैल्जिया एसएलई वाले हैं, सिरोसाइटिस एसएलई वाले हैं, लेकिन उसमें रैश टिपिकली पाया जाता है और इसमें रैश टिपिकली लेस कॉमन होता है। बस इतनी बात है। ट्रीटमेंट इसका ये करना है कि कॉजेटिव एजेंट यानी कि जो ड्रग्स आप दे रहे हो उनको रोको फ़ौरन, रोकने के बाद उसका जो है सिम्टम्स को ट्रीट करो और एनसेड्स बस दो, एनसेड्स दो और वेट करो कि वो ड्रग इंड्यूस्ड है चूँकि, तो ड्रग जैसे ही आप ख़त्म करोगे, हटाओगे, तो एसएलई के फीचर्स भी आहिस्ता आहिस्ता सेटल होना शुरू हो जाएंगे। शॉगरेन सिंड्रोम, शॉगरेन सिंड्रोम जो है क्रेटो कंजक्टिवाइटिस सीका भी इसको कहते हैं। सीका का मतलब है खुश्क होना, कैराटो कैराटो का मतलब हो गया कैराटा का मतलब कॉर्निया हो गया, कंजक्टावा का मतलब कंजक्टावा हो गया, और आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन हो गया। कैराटो कंजक्टिवाइटिस मतलब कॉर्निया और कंजक्टावा की इन्फ्लेमेशन जो कि उसके अंदर खुश्की पैदा कर दे, दैट इज कॉल्ड शॉगरेन सिंड्रोम। और होता क्यों है, ऑटो इम्यून डिजीज है, तो एंटीबॉडीज तो होंगी, तो एंटीबॉडीज जो हैं वो इसके साथ जो एसोसिएटेड है वो कौन सी है, एंटी रो। एंटी रो का दूसरा नाम है सीरम शॉगरेन एंटीबॉडी ए और शॉगरेन एंटीबॉडी, सीरम शॉगरेन एंटीबॉडी 2, एंटीबॉडी बी, एसएसबी एंटी, एसएसए एंटी, एसएसबी। ठीक है, तो इनको एंटी रोला भी कहते हैं, रोला। तो मैं इसको याद रखने के लिए ऐसे कहता होता हूँ कि शॉगरेन सिंड्रोम जो है वो रोला पा कर रखता है, रोला। रोला, रोला पंजाबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, उसका मतलब होता है शोर मचा के रखना, शोर मचाना। तो रोला, एंटी रो, एंटी ला, एंटी एल ए। तो एंटी एसएसए, एंटी एसएसबी दोनों एंटीबॉडीज इसमें होती हैं। ये करती क्या हैं, लैक्रीमेशन को डिक्रीज करा देती हैं। और लैक्रीमेशन जो है वो डायरेक्ट एक साइन है जिसको हम वैसे ही देख सकते हैं, किसी का की लैक्रीमेशन कम हो रही है तो उसके आंसू को चेक करने, तो शिरमर टेस्ट होता है कि लिटमस पेपर को लेके आप उसके बंदे के कंजक्टिवा में डालते हैं और उसको डाल के देखते हैं कि वो कितना भीगा है कि नहीं भीगा। ऐसे ही होगा ना, जैसे आप पेट्रोल चेक करना चाहते हैं अपनी गाड़ी में, तो आप क्या करते हैं, आप एक वो लंबी सारी ऐसी लाइन होती है उसको अंदर डालते हो, देखते हो कहाँ तक नज़र आ रहा है जी, वो कहते हैं जी यहाँ तक गीला हो गया तो वो कम कम पेट्रोल है, यहाँ तक गीला हो गया तो ज़्यादा पेट्रोल है। वो पूरे मार्किंग उसके ऊपर ग्रेजुएट उसको ग्रेड किया होता है, तो ग्रेजुअल मार्किंग्स होती है उसके ऊपर। इसी तरह शिरमर टेस्ट भी वही है कि आप एक पेपर को अंदर डालते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कितना गीला हुआ या कितना कलर चेंज हुआ, वो उससे आपको पता चल जाता है। बायोप्सी लें सलाइवरी ग्लैंड की, तो उसके अंदर आपको लिम्फोसिटिक सियाल एडिनाइटिस, लिम्फोसाइट्स की इन्फिल्ट्रेशन, और एडिना का मतलब हो गया, एडिन इज द लफ्ज वर्ड फॉर ग्लैंड, सियाल इज द वर्ड फॉर सलाइवरी। तो सलाइवरी ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सलाइवरी ग्लैंड वही हैं जो लैक्रीमेशन और सैलिवेशन ये कराने वाले यहाँ पे पाए जाते हैं, और इसका जो आउटपुट है वो कहाँ से आता है, ग्लॉसोफ्रेंजल नर्व से, ग्लॉसोफ्रेंजल नर्व से और सुपीरियर और इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से बेसिकली आता है। तो ये फेशियल नर्व के साथ, 7th नर्व के साथ और 9th नर्व के साथ, सलाइवरी प्लस लैक्रीमेशन वाले और ये सारे ग्लैंड्स का जो पैरासिम्पैथेटिक विंग है वो इन नर्व्स के साथ ट्रैवल करके यहाँ पे आके आपको ये देता है। तो अगर इसके साथ कनेक्टिव टिश्यू डिजीज एसोसिएटेड नहीं है तो ये प्राइमरी शॉगरेन डिजीज है, और अगर इसके साथ कोमॉर्बिडिटी में एसएलई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्क्लेरोडर्मा ये पहले से मौजूद है और उसकी मौजूदगी के बाद शॉगरेन सिंड्रोम हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है फिर जो प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी टू दोज डिजीजेज है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज अगली पाई जा रही हैं कनेक्टिव टिश्यू वाली, तो देयर इज अ प्रोपेंडेंसिटी के ये वाली एंटीबॉडीज भी उसमें पाई जा सकती हैं। बहचट डिजीज़, वहाँ पे देख लें सी के नीचे वो डुंडी नहीं डाली हुई थी, यहाँ पे इन्होंने डुंडी डाल दी है, तो मेरा इन्होंने
जो पॉइंट मैं आई वांटेड टू वैलिडेट वो उन्होंने वैलिडेट कर दिया है। ठीक है जी। यंग अडल्ट्स में टर्किश, मिडल ईस्टर्न और एशियन डिसेंट। टर्किश, ये देख रहे हैं आप, टर्किश सबसे पहला लफ्ज क्योंकि वहाँ उन लोगों ने डायग्नोज किया था। क्लिनिकल फीचर्स क्या है इसके? रिकरेंट पेनफुल ओरल एफ्थस अल्सर्स। एफ्थस अल्सर्स होते हैं ये जो आपके जो है ना एंगल्स हैं, किलाइटस वैसे इसको कहते हैं। तो यहाँ पे जो है होंठों पे और इधर उधर एफ्थस अल्सर दिखा देता हूँ मैं। ये जी एफ्थस अल्सर, ये वाला। ठीक है जी। एफ्थस अल्सर आई लियन में यूवियाइटिस आपको मिलेगा। आई लियन में यूवियाइटिस भी देख लेते हैं हम। ये देखें जी, ये जो चुड़मुड़ कॉर्निया सारा प्यूपल जो है चुड़मुड़ हो गया। बेसिकली क्या हो गया, पीछे लेंस के साथ जाके लग रहा है क्योंकि एंटीरियर जो यूविया है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन है, उसके अंदर पस पड़ी हुई, और पस जो है स्टिकी है, वो स्टिकी होने से ये प्यूपल को पीछे उसकी स्लिंग्स को पकड़ पकड़ के लेंस के साथ अटैच कर रही है और ये इस तरह चुड़मुड़ हो गया। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारा जो एंटीरियर चैम्बर है ये सारा हेजी हुआ और नीचे हाई पॉपियोन है, इसको हाई पॉपियोन कहते होते हैं। हाई पॉपियोन, ये हाई पॉपियोन है, ये वाला सारा। और एक पिक्चर और मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैं लाया था अभी, एक पिक्चर और, ये हाई पॉपियोन वाली पिक्चर है सामने, ये देख सकते हैं आप, ये हाई पॉपियोन है। और एक पिक्चर थी जो जिसमें, हाँ ये वाली ऐड करके मैं ये भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखें जी, यहाँ देखें, ये यूविया के अंदर जो इन्फ्लेमेशन आपको ये हेजी सारा नज़र आ रहा है ना, हेजी वाला जो सारा पोर्शन नज़र आ रहा है, हेजी के साथ साथ आपको नीचे सेटल होती हुई इन्फ्लेमेशन भी यहाँ पे नज़र आ सकती है। ठीक है जी। तो एफ्थस अल्सर्स हैं, यूवियाइटिस है, आई लीन्स में यूवियाइटिस है, और स्किन लीन्स में एरिथेमा नोडोजम है। एरिथेमा नोडोजम जो है वो सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स होते हैं और ख़ास तौर पे लोअर लिम्स के जांघों वगैरह में, काफ वाले एरिया में पाए जाते हैं, और ये एसोसिएटेड होते हैं कई सारी डिजीज़ के साथ, मैलिग्नेंसी के साथ हो सकते हैं। ये जितनी मैंने पहले स्ट्रेप्टोकोकस फ्रेंजाइटिस के पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं, टीबी के साथ ये एसोसिएटेड होते हैं, ये सरकाइडोसिस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ये फंगल इन्फेक्शन जैसे हिस्टोप्लाज्मा है उसके साथ एरिथेमा नोडोजम एसोसिएटेड है। तो ये सारे एरिथेमा नोडोजम है, इसके साथ भी बैचेट डिजीज़ के साथ भी एसोसिएटेड है। उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये एरिथेमा नोडोजम है सारा, यहाँ पे भी ये एरिथेमा नोडोजम है। ये डेवलप होता है इन सारे मैलिग्नेंसी वगैरह जितनी मैंने सार्कोइड, टीबी, हिस्टोप्लाज्मा, इन सारी डिजीज़ के साथ ये एसोसिएटेड होता है। और ये जो आपको ये पैथर्जी ये नज़र आ रही है, पैथर्जी क्या होती है कि माइनर ट्रॉमा होने से स्किन जो है वो इतना ज़्यादा, नीडल स्टिक इंजरी फर्ज करो कहीं से लग जाती है, कोई कांटा चुभ जाता है, तो अल्सरेशन, स्किन के अंदर अल्सरेशन डेवलप होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि स्किन की जो वो है उसकी रीग्रोथ की या हीलिंग की जो एबिलिटी है वो ख़राब हुई होती है बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़। ठीक है जी। बायोप्सी करेंगे तो आपको वेस्कुलाइटिस मिलेगा। अब ये जो हीलिंग कैपेसिटी क्यों ख़राब होती है, क्योंकि इसकी जो लोकल स्मॉल वेसल्स हैं उसके अंदर वेस्कुलाइटिस है, और वो जो वेसल्स हैं वो अच्छी तरह से इसको ग्रो करवा के नहीं दे पा रही। दोबारा देखते हैं, वेस्कुलाइटिस है एक काइंड का, क्या करवाता है, ओरल एफ्थस अल्सर्स करवाता है। वहाँ पे भी वेस्कुलाइटिस की वजह से लोकल एरिया की जो माइनर वियर टेयर से अगर कोई होंठ के पीछे, मुंह के अंदर कोई छोटा सा जख्म बनता है तो वो हील नहीं हो पाता जल्दी से। और दूसरा ये होता है कि वहाँ पे इरोजन आसानी हो जाती है, उससे ये एफ्थस अल्सर भी बन गए। आई लीन्स भी उसी तरह वेस्कुलाइटिस वाला से एसोसिएटेड होकर हाइपोपियोन और एंटीरियर यूवियाइटिस करवाते हैं। स्किन लेयर्स में मैंने आपको बताया एरिथेमा नोडोजम भी आ गए, और साथ में जेनिटल अल्सर्स में जेनिटल अल्सर्स भी उसी तरह आ गए, और ये वाले पैथर्जी भी उसी तरह छोटे छोटे ट्रॉमा से नहीं हो पाते। जेनिटल अल्सर भी उसी तरह, क्योंकि आप जब सेक्स वगैरह में कोई या किसी और तरह से आपको कोई छोटा मोटा ट्रॉमा होता है तो वो मिलते हैं। इसके साथ बैचेट का ये भी है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ज़्यादातर उन चीज़ों से ही हो रहा होता है, क्योंकि आंखें देख नहीं पाती, मुंह खा नहीं पा रहा, और जेनिटल अल्सर्स जो है वो खराब। मैं इस तरह इसको याद रखता हूँ कि आंखें देख नहीं पा रही, मुंह खा नहीं पा रहा, और जेनिटल, तो टर्किश लोगों के साथ ये प्रॉब्लम मौजूद है। साथ में एरिथेमा नोडोजम याद कर लें, पैथर्जी याद कर लें, ओरल अल्सर, एफ्थस अल्सर, ये सब चीज़ें याद कर लें। काजेज ऑफ गाउट, गाउट जो है जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खूबसूरत टॉपिक अब शुरू हो गया। गाउट के जो कॉजेज हैं वो हैं जी प्राइमरी गाउट। प्राइमरी गाउट तो जो इडियोपैथिक होता है, अगर प्राइमरी नहीं है तो फिर वो किस तरह होगा, माइलोप्रोलिफरेटिव या लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर से। लिम्फोप्रोलिफरेटिव वो है जिसमें लिम्फाइड टिश्यू यानी कि बी और टी लिम्फोसाइट्स बढ़े हुए हैं,
माइलोप्रोलिफेटर वो है जिसमें माइलॉइड सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसीज या इस तरह की ल्यूकीमिया या इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, तो ब्लड के अंदर जो है वो बार बार सेल्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हुए हैं, बन ज़्यादा रहे हैं और फिर वो बार बार टूट भी रहे हैं। उनके वियर टेयर से क्या हो रहा है कि सेल्स का टर्नओवर बढ़ गया। टर्नओवर बढ़ने से यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है, और यूरिक एसिड जब ज़्यादा बन रहा, क्योंकि प्रोटीनें ही टूट बन रही हैं ना, तो प्रोटीनें टूटती बनती हैं तो अमोनिया बनता है, अमोनिया यूरिया साइकिल से गुजर के यूरिया बनता है, और जब वो किडनी में जाता है तो वो यूरिक एसिड बन जाता है। तो वो सारा पाथवे, और उसमें नाइट्रोजनस बेसिस भी जब डीएनए को तोड़ते हैं, आप बार बार बनाते हैं, तोड़ते हैं, तो नाइट्रोजनस बेसिस भी टूट रही होती हैं। तो उसी के साथ ही पिरिमिडीन और प्यूरिन्स के जो सेल्वेज पाथवेज हैं वो भी ज़्यादा एक्टिवेटेड होते हैं, तो उनसे क्या हो जाता है कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ट्यूमर लाइसिस में भी ये है कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा सेल की है और वो फिर टूट रहा है बार बार। एक तो ग्रो भी ज़्यादा कर रहा है, तो ग्रोथ ज़्यादा करने से तो ट्यूमर हो गया। अगर वो लाइसिस हो जाए, उसका स्पिल हो जाए इनटू द ब्लड, तो वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा अमोनिया और वो बॉडी में फैलना शुरू, तो अमोनिया को फिर यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके वहाँ पे हम लेके आते हैं। हाइपोजेंथिन गवानीन फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है, HGPT जिसका नाम है, हाइपोजेंथिन गवानीन फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम की डेफिशिएंसी जब होती है तो उसको कहते हैं हम लीच न्यान सिंड्रोम। उसके अंदर भी यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये जो है उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा होता, तो उसके अंदर तो फिर सेल्फ म्यूटिलिज्म और ऑरेंज यूरिन और इरिटेबिलिटी, और छोटे बच्चों में प्रेजेंट करती है, छोटे बच्चों की डिजीज़ है, और पीडियाट्रिक एज ग्रुप की, क्योंकि वो जल्दी ही HGPRT जो है वो अपना आप दिखा देता है, और पेशेंट को सेल्फ म्यूटिलेशन और उस तरह के ब्रेन के जो है मेंटल रिटार्डेशन और इस तरह के साइंस के साथ पेशेंट जो है वो प्रेजेंट कर चुका होता है, जल्दी कर जाता है। तो गाउट के माइलोप्रोलिफेटर या लिम्फोप्रोलिफेटर हो गया, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हो गया, HGPRT डेफिसिट या प्राइमरी जो है वो इडियोपैथिक होता है। उसमें फिर इडियोपैथिक क्या होना है, डाइटरी हो सकता है फैक्टर्स इन्वॉल्व हों कि बंदा बहुत ज़्यादा गोश्त खाता हो, प्रोटीन ज़्यादा इंटेक करता हो, या फिर उसमें जो है वैसे ही किडनी ऐसी है कि वो डिहाइड्रेशन वाले सारे एनवायरनमेंट में रहता है, तो कहीं हो सकता है कि किडनी यूरिक एसिड को ज़्यादा रिटेन कर रही हो। सो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बड़ी सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। डिक्रीज यूरेट क्लियरेंस जो जैसे मैं अभी बताया कि क्रोनिक किडनी डिजीज थायराइड या लूप डायरेटिक्स। थायराइड डायरेटिक्स का मैकेनिज्म ये है कि थायराइड जो है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में यूरिक एसिड की अब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं। जो लूप डायरेटिक हैं वो क्या करते हैं, वो इंटरस्टिशियम के अंदर यूरिक एसिड को रिटेन कर लेते हैं, ताकि जो डिफरेंस है वो वेजा रेक्टा का लूप ऑफ हैनले जहाँ पे डिप कर रही होती है, तो उसके इर्द गिर्द जो इंटरस्टिशियम है वहाँ पे यूरिक एसिड को ज़्यादा हम रख देते हैं, सो दैट के वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू जो उस वहाँ से जो लूप ऑफ हैनले गुजर रहा है और उससे जो फ्लूइड गुजर रहा है वहाँ उसमें से पानी को एक्टिवली अब्जॉर्ब कर सके, सक कर सके, तो यूरिक एसिड हम इंटरस्टिशियम में फैला देते हैं एज अ कंसंट्रेटिंग एजेंट। ये लूप डायरेटिक का ये मैकेनिज्म है। थायराइड का ये कि एक्टिवली उसको यूरिक एसिड को चैनल्स के थ्रू अब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है जी। रिस्क फैक्टर फॉर गाउट, इनटेक ऑफ रेड मीट एंड सी फूड, अल्कोहल लेना अगर आप शुरू करेंगे तो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और रिनल एलिमिनेशन ऑफ यूरिक एसिड कम हो जाती है, क्योंकि वो बेचारा दूसरे चीज़ों में बिजी हो जाता है। फूड्स कंटेनिंग फ्रुक्टोज एंड अदर रिफाइंड शुगर्स, थायराइड डायरेटिक्स, जो सारा बता चुका हूँ। मेडिकेशन में लो डोज एस्प्रिन और डायरेटिक्स जब आप देते हो तो गाउट का रिस्क बढ़ जाता है। एस्प्रिन के साथ इसकी क्या एसोसिएशन है, सर्जरी अगर की तो आपने टिश्यू काटा तो वहाँ तब भी जिस्म पे स्ट्रेस पड़ेगा और काफ़ी सारे सेल्स भी कटे हैं, ब्लड में आएंगे। ट्रॉमा से अगेन वही फैक्टर है। रिसेंट हॉस्पिटलाइजेशन अगर हुई है तो हॉस्पिटलाइजेशन में भी वही फैक्टर है जो क्या कॉज कर रहा है, उसकी टिश्यू की ज़्यादा वेयर टेयर का और टर्नओवर बढ़ा रहा है। वॉल्यूम डिप्लेशन जब हम करते हैं तो यूरिक एसिड उसी तरह लूप डायरेटिक की तरह बॉडी में रास एक्टिवेट होता है और वो एल्डोस्टेरोन के ज़रिए से लूप टाइप का ही काम करके इंटरस्टिशियम में यूरिक एसिड बढ़ा के तो कंसंट्रेटिंग एबिलिटी बढ़ाने के चक्कर में यूरिक एसिड को रिटेन करना शुरू कर देता है पेशेंट। डाइट जो है वो अगर हाई प्रोटीन फूड, मीट, सी फूड लेता हो, फ्रुक्टोज और स्वीटनिंग बेवरेजेस लेता हो, लो डायरेटिक्स को मैं बता चुका हूँ कि यूरिक एसिड को वो अब्जॉर्ब करते हैं। लो डोज एस्प्रिन जो है जो ऐसे हम रोज़ 2 ग्राम पर डे से कम जितनी एस्प्रिन है वो ले रहे होते हैं। लो डोज एस्प्रिन जो है वो यूरिक एसिड रिटेंशन डोजेज में आती है। इससे ज़्यादा अगर लेंगे तो वो यूरिक होती है, लेकिन यानी कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीशन में मदद देती है। ये वाली जो है वो रिटेंशन लो डोज वाली
जो 2 ग्राम पर डे से कम होती है वो यूरिकोज रिटेंशन, यूरिक एसिड की रिटेंशन करवाती है। ठीक है, सर्जरी, ट्रॉमा, रिसेंट हॉस्पिटलाइजेशन, वॉल्यूम डिप्लेशन बता चुका हूँ कैसे काम करता है, हाई फूड, प्रोटीन, सी फूड सब बता चुका हूँ। हैवी अल्कोहल कंजप्शन, अल्कोहल के अंदर जो है वो पिरिमिडीन्स होते हैं। तो एक वाइन के एक जो लेते हैं वो शॉट, उसके अंदर 2 ग्राम्स ऑफ पिरिमिडीन्स अप्रॉक्सीमेटली होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो बेसिकली गेट्स कन्वर्टेड इनटू पिरिमिडीन का जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है वो फिर आगे जाके यूरिक एसिड बनता है AGPRT वगैरह एंजाइम के जरिए से, एडेनोसिन डीएमिनेज और बाकी जो गवानिन डीएमिनेज एंजाइम्स हैं वो उसको कन्वर्ट करता है इनटू यूरिक एसिड, और फिर वो आगे इस पाथवे से मेटाबोलाइज हो जाते हैं। तो वो ओवरलोड करवा देते हैं उल्टा मज़ीद नाइट्रोजनस कंपाउंड्स का, और यूरिक एसिड की रिटेंशन करवाते हैं। लिहाजा हैवी अल्कोहल या बिंज ड्रिंकर जो हैं उनको इससे बचना चाहिए। और जो डेली डोजेज में लो डोज एस्पिरिन खा रहे हैं वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है फॉर गाउटी आर्थराइटिस। ठीक है, तो जिनमें गाउट का रिस्क है उनको चाहिए कि वो इन चीज़ों से परहेज़ करें। डेयरी प्रोडक्ट इंटेक, डेयरी प्रोडक्ट वो वाली जो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हों वो वाली आपने लेनी है। डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें हाई फैट है वो डाइट जो है वो उल्टा गाउटी आर्थराइटिस कॉज करवाती है, गाउट का कॉज करवाती है। डेयरी प्रोडक्ट लोगों ने विटामिन सी जो है 1500 मिलीग्राम पर डे विटामिन सी अगर आप खाएंगे तो वो यूरिक एसिड की तो वो यूरिक एसिड को सिक्रेशन में हेल्प करता है और गाउट नहीं होने देता। ये प्रोटेक्टिव है इसके लिए। कॉफ़ी इनटेक जो ग्रेटर देन 6 कप्स पर डे देखा गया कि बहुत ही ये भी उसमें हेल्पफुल है प्रिवेंशन ऑफ गाउट में। रिस्क फैक्टर फॉर रिकरेंट गाउट अटैक्स, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस लिख दिया। जॉइंट अफेक्टेड, फर्स्ट मेटा टार्सोफेरेंजियल जॉइंट जो है ये जो जॉइंट है, ये वाला जॉइंट मेटा टार्सोफेरेंजियल जॉइंट, ये टार्सल बोन्स है यहाँ पे, ये मेटाटार्सो है, और ये फेरेंजियल जॉइंट, ये वाला जॉइंट जो इस जगह पे है, यानी कि इस जगह पे आप देख सकते हैं ये जॉइंट, ये वाला, दैट इज मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व्ड। फिर एंकल हो सकता है, नी भी हो सकती है, एंकल, नी, कोई भी जॉइंट जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है इसके अंदर गाउट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिसेंट अटैक दैट टिपिकली डेवलप ओवरनाइट और अर्ली इन मॉर्निंग रीचिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी 12 to 40 मिनट। इसके अंदर एक एक्यूट फ्लेयर होता है और एक प्रोफिलैक्सिस की डोज होती है। एक्यूट फ्लेयर जो होता है उसमें प्रोटेक्शन ऑफ यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाती है और एलिमिनेशन ऑफ यूरिक एसिड कम हो जाती है। ओके जी, कॉमन ट्रिगर्स ऑफ गाउट अटैक, प्रेसिपिटेशन, हैवी अल्कोहल कंजप्शन बता दिया है, इनटेक यूरिक एसिड फूड्स, ट्रॉमा, सर्जरी, डिहाइड्रेशन, सोरियासिस। सोरियासिस भी जो है उसका भी एसोसिएशन है विद गाउटी आर्थराइटिस, वो भी गाउट को एग्रवेट करता है। मेडिकेशन दैट रेज यूरिक एसिड लेवल्स जैसे थायराइड डायरेटिक के साथ साइक्लोफॉस्फेमाइड है, वो भी इसके साथ एसोसिएटेड है। मेडिकेशंस दैट लो यूरिक एसिड लेवल्स, एलोपेरिनोल। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर गाउट अटैक्स, प्रिवेंशन अगर आपने करनी है तो आप वेट लॉस करवाएं, BMI 25 से कम रखवाएं, लो फैट डाइट, वो डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें फैट कम हो, डिक्रीज सी फूड, रेड मीट, ये कम करें, प्रोटीन इंटेक कम करें, ऑर्गन रिच फूड जैसे कि लीवर जो और स्वीट ब्रेड्स हैं जिसमें लीवर होता है उसमें ज़्यादातर लीवर वाला जो है उसमें, क्योंकि लीवर का काम है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को कन्वर्ट करना, यूरिया साइकिल वहीं होता है, AST-ALT वहाँ होता है, तो काफ़ी सारी अमोनिया जो है वो अमोनियम के प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारे वही जो है रिटेन करके बैठा होता है। तो अगर आप लीवर ही डायरेक्ट खाना शुरू तो आपने इसका मतलब बहुत सारी नाइट्रोजन खा ली, तो आपको लीवर से बचना है। और बियर के अंदर जैसे मैं अभी बता चुका हूँ उसके अंदर पिरिमिडीन्स होते हैं, उससे भी आपने बचना है। डायरेटिक से बचना है जब भी पॉसिबल हो, तो ये आपको अवॉइडेंस इसमें बेसिकली हो जाएगी। डायग्नोसिस इसका करना है तो एक्सरे करवाएंगे। अर्ली गाउट में ये नॉर्मल होता है, और अगर लेटर गाउट में देखें तो पंच आउट लीन्स इसमें होते हैं, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। नहीं जी, ये आप देख सकते हैं, ये पंच आउट लीन आपको मिल गया। वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसमें देखें, यहाँ पे भी आपको पंच आउट लीन मिल जाएंगे। ये देखें, ये पंच आउट लीन है ये। तो गाउटी आर्थराइटिस में आपको एक्सरे पे पंच आउट लीन्स विद ओवरहैंडिंग रिम ऑफ कॉर्टिकल बोन, रैट बाइट लीन भी इसको कहते हैं, रैट बाइट लीन, पंच आउट या रैट बाइट लीन, ये आपको मिल जाएगा गाउटी आर्थराइटिस में एक्सरे के ऊपर। और ये यहाँ पे भी नज़र आ रहा है।
सिनोवियल फ्लूइड एनालिसिस जब आप करवाएंगे तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि गाउटी आर्थराइटिस में WBC 2 लाख तक मिलेंगे और ट्रांसलूसेंट होगा थोड़ा सा, और इन्फ्लेमेटरी एस्पिरेट जो है उसके अंदर आएगा, नीडल शेप्ड नेगेटिवली बायरफ्रिंजेंट क्रिस्टल आएंगे। नेगेटिवली बायरफ्रिंजेंट का आप ये देखें कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसके लिए आपको पहले प्लेन पोलराइज्ड लाइट समझनी पड़ेगी। लाइट एक 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो पैटर्न होता है, यानी कि उसको एक्स एक्सिस में भी उसकी वाइब्रेशन है, वाई एक्सिस में भी वाइब्रेशन है, और फिर उसकी जी एक्सिस में भी वाइब्रेशन, एक्स वाई और जी तीनों में जा रही है। देखेंगे, ये देखें, इस एक्सिस में भी, इस एक्सिस में भी, और इस एक्सिस में भी, तीनों में। तो इसको गुजारते हैं प्रिज्म में से। अब प्रिज्म जो है इस शेप का होता है, प्रिज्म बना होता है किसी ऐसी चीज़ का, ऐसे मटेरियल का जिसमें से कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक तरह की ऐसी अरेंजमेंट होती है कि वो इस तरफ को आने वाली वाइब्रेशंस को ब्लॉक कर लेगा, और जो इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रही हैं और ऐसे करके वेव आगे आती जा रही है, जैसे यहाँ से गुजर रही है, उस वेव को वो ब्लॉक नहीं करेगा। ठीक है, तो वो एक एंगल पे या एक डायमेंशन पे, एक एक्सिस पे लाइट को पोलराइज कर देता है। तो वो जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको जब हम किसी क्रिस्टल के ऊपर मारते हैं तो उस क्रिस्टल की वाइब्रेशन और उसके केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस पोलराइज लाइट का कलर चेंज करेगा या नहीं करेगा। यानी कि अगर तो उसका स्ट्रक्चर उस पोलराइज लाइट के साथ मैच करता है तो उसमें से गुजरते हुए वो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, उसकी वाइब्रेशन को चेंज नहीं करेगा, वेवलेंथ, वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है इसकी लाइट की, उसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में इंटरचेंजेबल होती है। तो लेकिन ये इसमें से कुछ भी चेंज उसको जब नहीं करेगा, यानी कि उसको हॉल्ट नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे अगर ये वाइब्रेशन इस एंगल पे चलती चली जा रही है और आगे आप कोई ऐसी स्लिट रखो कि जिसमें से ये गुजर जाए, तो फिर इसका मतलब है कि जो इंसिडेंट लाइट का कलर था वही कलर आपको आगे नजर आएगा। यानी कि नेगेटिवली बायरेफ्रेंजेंट का मतलब है कि अगर इसका जो एक्सिस है, प्राइमरी एक्सिस है वाइब्रेशन का, उस एक्सिस में इसको देखोगे तो ये जो है ना, ये नजर आएगी येलो कलर की नजर आएगी। कोई क्रिस्टल जो इसके प्राइमरी एक्सिस के पैरेलल पड़ा हुआ है तो वो येलो कलर का नजर आएगा, जो परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है वो आपको ब्लू कलर का वो नजर आएगा। ये देखें, ग्रीन सेंटर में है और ये साइड येलो है और ये साइड ब्लू है। ठीक है, अब एक क्रिस्टल था, उस क्रिस्टल के ऊपर आपने ग्रीन कलर की लाइट को एंटीसीडेंट मारा, ऐसे करके मारा। अब अगर तो वो उसको इस साइड पे ले जाए तो कलर आ जाएगा येलो, अगर वो उसको इस साइड पे डेविएट कर दे तो कलर आ जाएगा ब्लू। ठीक है, अगर जो क्रिस्टल इस लाइट के पैरेलल पड़ा हो और उसका कलर येलो आ जाए, ये साइड पे आ जाए, तो वो नेगेटिव बायरेफ्रेंजेंस है, नेगेटिव। और अगर कोई इसके पैरेलल पड़ा हो और उसका कलर ब्लू आ जाए तो वो पॉजिटिव बायरेफ्रेंजेंस है, इस साइड पे पॉजिटिव बायरेफ्रेंजेंस है। ठीक है जी, बात अब मेरा ख्याल समझ आ जानी चाहिए कि क्रिस्टल अगर पैरेलल पड़ा है और कलर येलो दे रहा है तो नेगेटिव बायरेफ्रेंजेंस है, और अगर पैरेलल पड़ा है और कलर ब्लू दे रहा है तो फिर वो पॉजिटिव बायरेफ्रेंजेंस है। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, मैंने बता दिया है, समझा दिया है, अब आपकी अपनी मर्जी है इस पर इतना फोकस करना चाहते हैं या नहीं, या सिंपल रट्टा मार लें कि क्रिस्टल अगर येलो नजर आए, पैरेलल क्रिस्टल येलो नजर आए तो वो गाउटी आर्थराइटिस है, और अगर वो ब्लू नजर आए पैरेलल वाला तो वो सूडो गाउट है। बस सिंपल इतना याद रख लें, बाकी इसमें पढ़ने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, अगर पढ़ भी जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अच्छा 2 ड्रग्स हैं, कोल्चिसिन और एनसेड्स, तो आप एक्यूट अटैक में देते हैं, और अगर आपको लगे कि रिकरेंट अटैक्स भी होने वाले हैं और बार बार इसको होता रहता है, या टोफाई या यूरिक एसिड किडनी स्टोन्स बन रहे हैं, तो फिर आप इसको एलोपेरिनोल और फेबुक्सोस्टेट पे भी डाल सकते हैं। ये दोनों जो हैं ये क्या करते हैं, ये जो
ऑक्सीडेज एंजाइम है इसका, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम, उसका भी, और उसके आगे जो एलेंटॉयज एंजाइम, एलेंटॉइन में इसको कन्वर्ट करने वाला यूरिकेज एंजाइम है, उसके अंदर भी, दोनों के अंदर ये पॉजिटिवली उसको एनहांस करते हैं और यूरिक एसिड की रिलीज और एक्सक्रीशन को आसान बना देते हैं। परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया कैन रिजल्ट इन, ये टोफाई है, ये देखें, ये जी जॉइंट है, ये इन्फ्लेम होकर इसके अंदर सारे बन गए और ये इरोजन होती जाती है और आगे से ऊपर अल्सरेशन होती चली जाती है। जॉइंट्स ऑफ हैंड एंड फीट, हेलिक्स ऑफ एयर, टेंडन, ओलेक्रोन बर्सा, ये सारी वो जगह हैं जहाँ पे कुटेनियस लीजन्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वियर टियर का फिनोमेना ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा जी, एस्पिरेशन में वाइट चॉकी मटेरियल मिल सकता है, हाई लेवल ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स उसके अंदर हो गए, माइक्रोस्कोपी में, एक्सरे में इरोजन ऑफ एडजेसेंट बोन की मिल सकती है, और जॉइंट के अंदर मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल के डिपोजिशन से जो है ऑस्टियोफाइट्स भी बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया क्लियर। सूडोगाउट, उसको दोबारा, सूडोगाउट जो है वो कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल का आर्थराइटिस है, मोनो और ओलिगो आर्थराइटिस होता है, पेरिफेरल जॉइंट, नी जॉइंट को मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व करता है। इसके अंदर आपके पास इन्फ्लेमेटरी एफियन, मैंने आपको पहले बताया था कि 150 से लेकर 3 लाख तक, 30,000 तक, 15,000 से 30,000 तक सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब मिलते हैं आपको। और CPPD क्रिस्टल यानी कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डाइहाइड्रेट, रोम्बाइड शेप क्रिस्टल होते हैं, रोम्बाइड, उसके जो है नीडल शेप क्रिस्टल होते हैं मोनोसोडियम यूरेट के, इसके रोम्बाइड शेप होते हैं, रोम्बाइड यार इस तरह की शेप होती है। ठीक है, ये रोम्बाइड शेप क्रिस्टल्स होते हैं। और पॉजिटिवली बायरेफरेंजेंस, पॉजिटिव रेफरेंजेंस का मतलब है कि ये उसको ब्लू साइड की तरफ शिफ्ट कर लेता है, वो येलो साइड की तरफ शिफ्ट करता है, ये उसको ब्लू साइड की तरफ शिफ्ट करता है। कौन सा क्रिस्टल? जो उसके पैरेलल पड़ा हो, अगर उसके परपेंडिकुलर पड़ा हो तो इसके अपोजिट हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो है ट्रीटमेंट, यानी कि अपोजिट से ये मुराद है कि अगर उसके परपेंडिकुलर पड़ा हो तो मोनोसोडियम यूरेट ब्लू कर लेता है और ये उसको येलो कर लेता है। इट इज कॉल्ड बाय कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स इन द जॉइंट स्पेस, इट इज हाइपर पैराथायराइडिज्म के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि कैल्शियम की डिपोजिशन है तो हाइपर पैराथाइड में हाइपर कैल्सीमिया होगा, और वो फिर हाइपर कैल्सीमिया जो है वो पायरोफॉस्फेट की डिपोजिशन में। यू वर्ड में इसी तरह सवाल है कि प्रेजेंटेशन उसकी ये होती है, बाकी सब कुछ नॉर्मल होता है, मोनो आर्थराइटिस होता है, और उसके साथ जो है वो हाइपर पैराथायराइडिज्म के साइन सारे ब्रोमोन्स, ग्रोन्स, यूरिनरी साइकेटिक ओवरटोन्स और यूरिनरी कैल्शियम का लॉस ज़्यादा हो रहा है, पोलीयूरिया में आ रहा होता है, तो वो सारा पेशेंट जो है वो उसी तरह हाइपर पैराथायराइडिज्म के साइंस होते हैं। साथ ही उसके वो बता देता है जी कि उसको जो है जॉइंट में पेन है, तो आप कहो कि डायग्नोसिस क्या है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, या आपसे सवाल पूछा है। कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस भी उसमें दिया होता है। कॉन्ड्रोकैल्सिफिकेशन ये है कि कार्टिलेज जो है वो कैल्शियम की डेपोजिशन, वहाँ भी कार्टिलेज की कैल्शियम की डेपोजिशन रहती है। इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस हीमोक्रोमेटोसिस भी होता है कि कैल्शियम की डेपोजिशन जो है वो कार्टिलेज के अंदर, कैल्सिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज जो है वो हीमोक्रोमेटोसिस में भी होती है, क्योंकि वो भी जॉइंट स्पेस में जाता है और वहाँ पे डिपॉजिट होता है। ठीक है जी, सूडोगॉट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद हाइपोथायराइडिज्म और हीमोक्रोमेटोसिस। इन दो डिजीजेस के साथ हाइपर पैराथायराइड प्लस हाइपोथायराइडिज्म प्लस हीमोक्रोमेटोसिस। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो है वो इसकी एसोसिएशन भी उसी तरह है कि जब थायराइड, ये देख लें जी, डाटा यही बता रहा है कि हाइपोथायराइडिज्म जो है, हाइपोथायराइडिज्म में दैट इज लिंक्ड टू द स्लोइंग प्रोसेस ऑफ जॉइंट का हार्मोनल, जो उसकी ग्रोथ है, उसकी बाकी सारी चीज़ें हैं, उसको वो स्लो कर लेता है, जिसकी वजह से कि हाइपोथायराइडिज्म में फिर ये कैल्शियम पायरोफॉस्फेट की डेपोजिशन ज़्यादा हो जाती है। ये वो कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस हो गया, कैल्सिफिकेशन है। सनोवल इन्फ्लेमेशन में इन्फ्लेमेटरी एफियन मिलेंगे और रोम्बाइड शेप पॉजिटिवली बायरेफ्रेंजेंट क्रिस्टल्स मिलेंगे। ये एक्सिस ऑफ वाइब्रेशन है। इस एक्सिस के जो पैरेलल पड़ा है वो ब्लू नज़र आएगा, जो परपेंडिकुलर पड़ा है वो येलो नज़र आएगा। मैं इसके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ, अगर समझ नहीं आते तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको तसल्ली से दोबारा फिर तसल्ली से समझाता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकी है मैंने उसको कर दिया है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर आप देखें, हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर आपको स्किन हाइपर पिगमेंटेशन, अच्छा ये इसको कहते हैं ब्रोन्स डायबिटीज़ ब्रोन। अच्छा, हीमोक्रोमेटोसिस को सबसे पहले देख लें कि HFE जीन की म्यूटेशन है, उसके अंदर जो है वो आयरन ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, और वो आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन एज वेल एज ट्रांसफेरिन दोनों सैचुरेटेड होते हैं, और वो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि सारी बाइंडिंग हेप्टन वगैरह
वो प्रोटीन्स जो हैं वो बाइंड हो जाती हैं विद द हीमोक्रोम विद द आयरन, और आयरन जो है वो फिर बॉडी में फिरता रहता है और जगह जगह डिपॉजिट होता है। अगर वो ब्रेन में डिपॉजिट होना शुरू हो जाए तो वो और तरह के साइंस देना शुरू कर देता है। फिर वो लिवर में डिपॉजिट होता है, वो हार्ट में डिपॉजिट होता है, वो गोनेड्स में डिपॉजिट होता है, वो पैंक्रियाज में डिपॉजिट होता है। पैंक्रियाज में डिपॉजिट होता है तो वो डायबिटीज़ करवाता है, स्किन में डिपॉजिट होता है तो वो हाइपरपिगमेंटेशन करवाता है, और कार्टिलेज में डिपॉजिट होता है तो वो आर्थराइटिस वहाँ का और वहाँ की कॉन्ड्रोकैल्सिफिकेशन जो है वो करवा देता है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप इसके साइंस सिम्टम्स जो हैं वो उनको एक अरेंज कर सकते हैं ख़ास तरतीब में। तो देख लीजिए, हाइपर पिगमेंटेशन होती है तो ब्रोन्स, डायबिटीज़ इसका नाम है। ब्रोन्स का मतलब है कि पिगमेंट की वजह से ब्रोन्स कलर आ जाता है स्किन के अंदर। ये वाइट लोगों में ब्रोन्स कलर आता है, हमारे अंदर थोड़ा सा पहले ही आपको पता है हम दूसरी तरह के लोग हैं, तो हमारे अंदर ये सारी टर्मिनोलॉजी हमारे लिए नहीं बनी, ना ही हम रिसर्च करते हैं इस पर, क्योंकि हमने क्वाइन नहीं किए, तो ये वाइट लोगों ने अपने लिए नाम निकाला हुआ है। आर्थ्रल्जिया बताया आपको कि वहाँ डिपॉजिट होता है, आर्थ्रोपैथी एंड कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस बात पता चल गई। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में लिवर है, अब लिवर का ये सिरोसिस करवाएगा, लिवर के अंदर डिपॉजिट होता है तो उसी तरह फाइब्रोब्लास्ट का डिस्फंक्शन की वजह से फिर ये लिवर के अंदर डिपॉजिट होते हुए हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी कॉज कर सकता है। एंडोक्राइन के अंदर इसके पैंक्रियाज में डिपॉजिट हुआ तो डायबिटीज़ करवाया, गोनेड्स में डिपॉजिट हुआ तो हाइपोगोनेडिज्म, मेल हाइपोगोनेडिज्म हुआ तो खासतौर पे ज़्यादातर इसके जीन की जो प्रिपोंडेंस है वो मेल में ही होती है। मेल हाइपोगोनेडिज्म में लाइबिडो कम हो जाएगी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, और हेयर लॉस होना शुरू हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। और वैसे उसका जो हार्मोनल जो एक्टिविटी है, उसका जो फ्रेशनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। गोनेडिज्म अगर फीमेल में हुआ तो उसके अंदर मेंसेस की इरेगुलरिटी और मेंसेस लॉस और वो सारी चीज़ें आएंगी, वो आपको पता ही है। हाइपोथायराइडिज्म, ये थायराइड में भी डिपॉजिट होता है तो वहाँ पे जाके थायराइड के जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उनको डिस्टर्ब कर देता है और फॉलिकल्स को भी वैसे ख़त्म कर देता है, तो वहाँ से थायरोग्लोबुलिन और उसकी जो ट्राईहाइड्रोथायरोनिनाना होता है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। कार्डिक इसकी मैनिफेस्टेशन ये है कि हार्ट में डिपॉजिट होता है, ज़्यादातर ये रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी करवाता है। अमालाइडोसिस, सार्कॉइड अमालाइड, हीमाक्रोमेटोसिस, कैंसर एंड फाइब्रोसिस, ये सारे जो हैं सार्काइडोसिस, अमालाइडोसिस, सार्कॉइड अमालाइड, हीमोक्रोमेटोसिस, कैंसर और फाइब्रोसिस, ये सारी जो डिजीज़ हैं ये रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथीज करवाती हैं। और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी भी समटाइम्स ये करवा सकता है, लेकिन ज़्यादातर रिस्ट्रिक्टिव ही करवाता है। कंडीशंस एबनॉर्मलिटीज़ कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन और एबनॉर्मलिटीज़ कॉज करता है। इन्फेक्शन इसमें कौन सी ज़्यादा इसके साथ एसोसिएटेड हैं वो देखें जी। लिस्टीरिया, विब्रियो वल्निफिकस और यर्सीनिया एंटेरोकोलिटिका, ये सारे गट की इन्फ्लेमेशन है। ख़ास तौर पे मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि पुराने ज़मानों में जो बैक्टीरिया थे उनसे बचने के लिए अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ जैसे हम बता रहे हैं आपको कि उसमें पहले नॉर्मोक्रोमिक होता है, फिर हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक अनीमिया आता है। तो बेसिकली जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन रहने लग जाती है तो बॉडी उसको एवोल्यूशनरी प्रोसेस में हमने ये अडेप्ट किया है कि हम उसको रिस्पॉन्ड ऐसे करते हैं कि हम आयरन को सीरम से यानी प्लाज्मा से उठा के हम उसको फेंक देते हैं स्टोर में, फेरेटिन में ट्रांसफर से पकड़ लेते हैं और ट्रांसफरेंस से लेके हम उसको फेरेटिन को देते हैं। और फेरेटिन जो आयरन स्टडी अगर आप करवाओगे तो फेरेटिन में सारा कुछ पड़ा होगा, लेकिन प्लाज्मा में अवेलेबल नहीं होगी। शायर जैसे कहता है कि सरे दरिया कहता है कि लबे दरिया खड़े थे हम दोनों, वो भी प्यासा था मैं भी प्यासा था। मतलब ये हुआ कि समंदर में जैसे लोग हैं वो पानी नहीं पी सकते, क्योंकि अगर पानी पियेंगे तो वो उल्टा 1 लीटर पियेंगे तो 2 लीटर बॉडी में से लेके वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो हाइपरटोनिक फ्लूइड होता है। वो पीने के काबिल इसलिए नहीं होता क्योंकि वो उल्टा आपको उसको एक्सक्रीट करने के लिए 2 लीटर और देना पड़ेगा, तो वो अच्छी बात नहीं है। इसी तरह ये भी लिस्टीरिया वो जानवर, वो बैक्टीरिया हैं पुराने जो आयरन पे सर्वाइव करते थे। विब्रियो वल्निफिकस आयरन पे सर्वाइव करते हैं, यर्सीनिया एंटेरोकोलिटिका आयरन पे सर्वाइव करने वाले। तो इसमें ये जो इंट्रासेलुलर लिस्टीरिया वगैरह तो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये मैक्रोफेजेस के अंदर ज़्यादातर वो करते हैं। तो मैक्रोफेज जो है वो वही जो है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम ही जो होता है वही आयरन का स्टोर होता है बेसिकली। लिवर के अंदर रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो है ना उसके अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं और वही फेरेटिन को पकड़ के बैठे रहते हैं। तो ये लोग जो है वो ज़्यादातर उन बंदों में, उन लोगों में, उन पॉपुलेशन में जिनमें आयरन ओवरलोड है, आयरन ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है जगह जगह,
उन लोगों में ये वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़्यादा थ्राइव करते हैं और लिस्टीरिया, विब्रियो और यर्सीनिया के इन्फेक्शन के चांसेस उन पॉपुलेशन में ज़्यादा होती है।